देखिए, एक कंसेप्ट हम और सीखते हैं, इसका यूज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करेंगे। ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ से क्या मतलब होता है? जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, एक बात पाथ होता है ज्योमेट्रिकल पाथ और एक बात होता है ऑप्टिकल पाथ। टाइम कैलकुलेशन है। ऑप्टिक्स बेसिकली टाइम कैलकुलेशन से बेस्ड है। जैसे डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली डी है। लाइट यहां आ रही है, मान लो यहां फ्री स्पेस है। जब यहां फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू, वेवलेंथ है लैम्डा, और फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है सी। लैम्डा एक वेव की लेंथ, वेवलेंथ। कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की? डी। एक वेव को कितनी जगह चाहिए? लैम्डा। तो डी डिस्टेंस में कितनी वेव्स आएंगी? डी बाई लैम्डा। तो अभी हम कह सकते हैं इस डिस्टेंस डी में, इस डिस्टेंस डी में इतनी वेव्स हैं। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा? फ्री स्पेस में कितनी वेलोसिटी से चलती है लाइट? सी से। डिस्टेंस कितनी है? डी। तो टाइम लगेगा डी बाई सी। तो टाइम हमारा जो इसको लगेगा डी बाई सी, ये टाइम टी हमने कह दिया। इतना टाइम इस स्पेस को ट्रेवल करने में लाइट को लगेगा। अब इसमें हमने एक मीडियम डाल दिया। डिस्टेंस ये डी है, डिस्टेंस वो डी ही रखी हमने, पर अब इस डिस्टेंस में, ये डी डिस्टेंस है, ज्योमेट्रिकली ये डी ही है अभी भी। ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस डी है, पर अब हमने यहां मीडियम डाल दी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू लिखा है। अब आप तो जानते हैं कि मीडियम डालते हैं तो वेलोसिटी पर असर पड़ता है। तो अब यहां लाइट की वेलोसिटी कितनी रह गई होगी? सी होगी क्या? अब नहीं, सी तो नहीं होगी, सी से तो कम होगी। कितनी होगी भाई? सी बाई म्यू। तो यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हो गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई सी बाई म्यू। वेलोसिटी जो कम हुई उसका असर पड़ता है लैम्डा पर। देखो, जब भी मीडियम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी वही रहती। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी, वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी। वेलोसिटी चेंज हुई है, क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। और इक्वेशन होती है वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लैम्डा। मीडियम ने वेलोसिटी को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई नहीं, तो वेलोसिटी के चेंज का असर आएगा लैम्डा पर। तो लैम्डा क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज है। फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है, लाइट के कलर पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब क्योंकि मीडियम आया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फिजिक्स कहती है कि मीडियम में वेलोसिटी हो जाती है सी बाई म्यू, तो पक्का है कि मीडियम में लैम्डा हो जाएगा मेरे पास लैम्डा बाई म्यू। तो लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, ये हो गया। लैम्डा बाई म्यू यानी लैम्डा कम हो गया, वेव छोटी हो गई। तो आप कहेंगे सर वेव छोटी हो गई, वेव धीरे चल रही है, तो क्या अब इस डिस्टेंस डी में अभी भी उतनी ही वेव्स आएंगी क्या? अरे नहीं भाई, जब वेव लेंथ ही कम हो गई है, वेव छोटी पड़ गई है, तो इसमें वेव ज्यादा आएंगी। डिस्टेंस तो वही डी है। तो डी को मैंने डिवाइड किया लैम्डा डैश, जो नई वेवलेंथ है मेरी, लैम्डा बाई म्यू। लैम्डा बाई म्यू, म्यू पर आ गया, तो डी बाई लैम्डा। डी बाई लैम्डा क्या है? एन। तो अब म्यू एन, यानी पहले इस स्पेस में अगर एन वेव्स आ रही थी, तो अब इस स्पेस में नंबर ऑफ वेव्स आएंगी म्यू एन। यानी अब इस डिस्टेंस में वेव का नंबर बढ़ गया, म्यू टाइम्स हो गया। बढ़ कितना गया? हो गया म्यू एन। देखो, हम ऐसे कह सकते हैं, हो था एन, हो गया म्यू एन। बदलाव कितने का हुआ? चेंज इन नंबर, वो हो गया म्यू माइनस 1 इंटू एन।
इतना नंबर इसमें बढ़ गए। अब अगर हम ऐसा कहें, चेंज इन नंबर म्यू माइनस 1 इंटू है, ये वैल्यू आ गई। पहले इसको टाइम कितना लग रहा था, टी टाइम लग रहा था, डी बाई सी हमारे पास टी था, भाई डी डिस्टेंस थी, डी डिस्टेंस में लाइट चली थी सी वेलोसिटी से, तो टाइम आया था डी बाई सी। अब डिस्टेंस तो वही डी है, पर यहां वेलोसिटी हो गई है सी बाई म्यू, तो अब टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है डी, वेलोसिटी हो गई है सी बाई म्यू, तो म्यू इंटू डी बाई सी, यानी टाइम अब हो गया म्यू टी। यानी पहले अगर टी टाइम लग रहा था तो अब टाइम हो गया म्यू टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम हो गया, पहले टी टाइम था, अब ये बढ़ के टाइम हो गया म्यू टाइम्स। तो अब हुआ ये कि जैसे ही हमने फ्री स्पेस की जगह मीडियम लिया, तो ये डिस्टेंस डी, ज्योमेट्रिकली जो डिस्टेंस डी थी, इस दूरी डी में आने वाली जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो म्यू टाइम्स हो गई। इसको कवर करने में जो लगने वाला टाइम था वो भी म्यू टाइम्स हो गया। तो ऐसा लग रहा है यार ये तो डिस्टेंस म्यू टाइम्स तो नहीं होगी कि टाइम भी म्यू टाइम्स, नंबर ऑफ वेव्स भी म्यू टाइम्स। टाइम म्यू टाइम्स अगर हो जाता है तो ऑप्टिक्स के हिसाब से वो रास्ता म्यू टाइम्स हो जाता है, ऑप्टिकली वो म्यू टाइम्स हो जाता है। तो हम यूं कहेंगे कि डी डिस्टेंस में, अगर डी ज्योमेट्रिकली हमारी डिस्टेंस है डी, और अगर हमने उसमें एक मीडियम डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, तो ऑप्टिकल उसकी जो डिस्टेंस है वो म्यू डी हो जाएगी। वो डी डिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो म्यू डी डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अब उसको कवर करने में, उस जगह को ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम म्यू टाइम्स हो गया है। उस जगह में आने वाली नंबर ऑफ वेव्स हमारी म्यू टाइम्स हो गई है। तो ऑप्टिकली वो दूरी जो डी थी, ज्योमेट्रिकली जो डी थी, ऑप्टिकली वो म्यू डी हो गई। अब जो चीज डी थी वो ऑप्टिकली, जो चीज डी थी वो ऑप्टिकली म्यू डी हो गई। तो चेंज कितना आया, चेंज आया म्यू माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कोई डिस्टेंस हमारे पास डी थी जो बदल कर हो गई है म्यू डी, तो उसमें चेंज आ गया म्यू डी माइनस डी, यानी म्यू माइनस 1 इंटू डी। तो हम यूं कह सकते हैं कि मीडियम डालने से जो हमारी चेंज इन ऑप्टिकल पाथ होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, जहां डी उस मीडियम की दूरी है। ऑप्टिकल जो पाथ बढ़ जाना या ऑप्टिकल डिस्टेंस को अगर हम और थोड़ा समझें तो देखिए, इसमें ऑप्टिकल, जैसे यहां पर मैं आपको कहूं कि ये एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को समझाऊं, यहां से यहां तक की ये दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है, ज्योमेट्री से 10 से लग रही है, पर हमने क्या किया कि इस जगह में मीडियम डाल दिया एक 2 सेंटीमीटर में, फ्री स्पेस कितनी रह गई 8 सेंटीमीटर। मान लो ये हमने ग्लास डाल दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 2 सेंटीमीटर में मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई क्या? नहीं, ज्योमेट्री तो कह रही है 10 ही सेंटीमीटर है, पर यार जब लाइट इस जगह से चलेगी और जब वो ग्लास वाले हिस्से से चलेगी तो स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको जगह को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम तो थोड़ा बढ़ गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जब लाइट इस ग्लास में चली होगी तो लैम्डा थोड़ा कम भी हुआ होगा। तो इस 2 सेंटीमीटर में जहां पहले फ्री स्पेस थी वहां अब ग्लास आ गया है, तो ग्लास में तो लैम्डा कम हो जाता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर ज्योमेट्री ये 10 है, पर इसकी जो 2 सेंटीमीटर की ऑप्टिकल पाथ लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें, 2 सेंटीमीटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.5 से, तो 3 सेंटीमीटर इसकी ऑप्टिकल लेंथ हो जाएगी। यानी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की तरह काम करेगा। यानी कांच में, ग्लास में 2 सेंटीमीटर चलना इज इक्वलेंट टू फ्री स्पेस में 3 सेंटीमीटर चलना। ग्लास की 2 सेंटीमीटर में जितनी नंबर ऑफ वेव्स आएंगी, फ्री स्पेस की 3 सेंटीमीटर में उतनी वेव आती है। ग्लास में वो वेव 2 सेंटीमीटर में आ जाती है।
यानी ऑप्टिक्स के हिसाब से फ्री स्पेस 3 सेंटीमीटर फ्री स्पेस और 2 सेंटीमीटर ग्लास एक ही चीज है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 10 सेंटीमीटर ये दूरी थी और 2 सेंटीमीटर हमने जो ग्लास डाला, तो 2 सेंटीमीटर ग्लास ने ऑप्टिकली इसको 3 सेंटीमीटर कर दिया, म्यू डी। यानी ऑप्टिक्स के हिसाब से ये डिस्टेंस 8+2 नहीं होकर 8+3, 8+3 का मतलब हो गया हमारे पास में 11 सेंटीमीटर। यानी ये 10 सेंटीमीटर जिसमें बीच में 2 सेंटीमीटर कांच है, ये 11 सेंटीमीटर फ्री स्पेस के इक्विवेलेंट है। या मैं यूं कहूं, यहां से यहां तक की दूरी को ट्रेवल करने में लाइट को जितना टाइम लगेगा 11 सेंटीमीटर फ्री स्पेस में चलने में उसे उतना ही टाइम लगेगा। यानी ये डिस्टेंस ऑप्टिक्स को कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, फ्री स्पेस से कैसे बिठाते हैं। या मैं यूं कह दूं, यहां पर और यहां मिलाकर के कितनी नंबर ऑफ वेव्स आई होंगी, फ्री स्पेस और ग्लास में मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी रही होंगी, तो आप कह सकते हैं उतनी ही होंगी जितना 11 सेंटीमीटर फ्री स्पेस में होती है। यानी 11 सेंटीमीटर फ्री स्पेस और ये स्पेस ऑप्टिक्स के हिसाब से बराबर है। या यूं कह दें सिर्फ और थोड़ा सा सोचें तो 2 सेंटीमीटर ग्लास और 3 सेंटीमीटर फ्री स्पेस ऑप्टिक्स में इक्विवेलेंट है। 2 सेंटीमीटर ग्लास में जितनी नंबर ऑफ वेव्स होती है, 3 सेंटीमीटर फ्री स्पेस में उतनी ही वेव्स आएंगी। 2 सेंटीमीटर ग्लास में लाइट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, फ्री स्पेस में वो उतने टाइम में 3 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेती है। ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास कोई डिस्टेंस डी है और उसमें मैंने मीडियम डाल दिया है, तो ऑप्टिक्स के हिसाब से वो म्यू डी हो जाएगी। इसका मतलब अब उस डिस्टेंस डी को ट्रेवल करने में जितना टाइम लग रहा है, उतने टाइम तक अगर लाइट को फ्री स्पेस में चलाया जाए तो वो म्यू डी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। और फ्री स्पेस की म्यू डी डिस्टेंस में और उस मीडियम की डी डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स जो आएंगी वो बराबर होंगी। या यूं कह दें कि फ्री स्पेस का म्यू डी और मीडियम का डी ऑप्टिक्स के हिसाब से इक्विवेलेंट है। या मीडियम की या फ्री स्पेस की डी दूरी में अगर एक ऐसा मीडियम डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तो वो ऑप्टिक्स के हिसाब से डिस्टेंस, ऑप्टिकली वो डिस्टेंस म्यू डी हो जाएगी। पहले थी डी, हो गई म्यू डी। इसका मतलब बढ़ कितनी गई, बढ़ गई, हो गई म्यू डी। थी डी, डी फ्री स्पेस थी, मीडियम डाला म्यू इंडेक्स का, ऑप्टिक्स के हिसाब से म्यू डी हो गई। तो ऑप्टिकली जो चेंज आया पाथ में, पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो हुआ म्यू -1 इंटू टी। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे ग्लास प्लेट डालने से ऑप्टिक्स के हिसाब से रास्ता बदल जाता है। और एक्चुअली में इसका असर हम देखना चाह रहे हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां हमने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया। देखिए इसमें ये 2 सोर्सेज हैं, S1 और S2। इससे लाइट आ रही है, ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। S1 से भी लाइट आ रही है, S2 से भी लाइट आ रही है। इनिशियली दोनों का फेज सेम है, मिड पॉइंट है, रास्ता भी सेम है। यहां ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। अब हमने क्या किया, ये एक स्लिट इसके रास्ते में रखी, पहले नहीं थी। एक फिल्म हमने यहां रखी, ग्लास स्लैब कह दो, वो यहां रखी, स्लिट S1 के सामने रखी। अब ज्योमेट्री तो कहती ये रास्ता तो वही है जितना ये है, पर ऑप्टिक्स कहती है कि यार ये जो फिल्म, थिन फिल्म जिसकी थिकनेस टी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसको जब पाथ में रख दिया है तो ये टी दूरी अब ऑप्टिक्स के हिसाब से टी कहां रही, अब तो ये बढ़ गई, म्यू टी हो गई। तो ये दूरी म्यू टी हो गई ऑप्टिक्स के हिसाब से, थी ये टी, तो अब बढ़ गई म्यू -1 इंटू टी। यानी ये थिन फिल्म रख देने से इधर का रास्ता बढ़ गया
अब रास्ता बढ़ गया तो यहां पर जो लाइट जा रही है और यहां पर जो इधर से लाइट जा रही है, चाहे ज्योमेट्री के हिसाब से दोनों रास्ते बराबर हो, पर ऑप्टिक के हिसाब से तो बराबर नहीं है। पाथ डिफरेंस आ गया है। कितना पाथ डिफरेंस आ गया है? इतना पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये पाथ डिफरेंस हमें मिल गया। अब ये पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो यहां पर लैम्डा पाथ डिफरेंस में क्या मिलता है? मैक्सिमा। क्योंकि लैम्डा का अगर ये वैल्यू अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस दे देगी 2 पाई का, और 2 पाई पे तो पहला मैक्सिमा आएगा। जबकि ये तो सेंट्रल जगह थी, यहां तो सेंट्रल मैक्सिमा आना चाहिए था। लेकिन हम ये देखेंगे कि इस जगह पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं आकर हमारे को क्या मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। और अगर ये हमारी 2 लैम्डा होती तो इस जगह पर सेकंड मैक्सिमा आता। अगर ये डिस्टेंस हमारी 3 लैम्डा होती तो इस जगह पर हमें थर्ड मैक्सिमा आता। यानी अब सेंट्रल पोजीशन पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं आकर हमें हायर ऑर्डर के मैक्सिमा आने लगे। अब हम ये समझते हैं कि हमने ये जो फिल्म रखी है यहाँ पर, इसको रखने से अब हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो किधर शिफ्ट हुआ? क्योंकि हमें ये तो मालूम पड़ गया कि जहाँ अपना सेंटर पोजीशन है उस पोजीशन के ऊपर हमारे को जो है अब सेंट्रल ब्राइट नहीं मिल रहा है। तो अब वो सेंट्रल ब्राइट अपना गया किधर? तो कैसे समझे? देखते हैं। देखिए, ये यहां पर ये रास्ता और ये रास्ता तो बराबर है ज्योमेट्री के हिसाब से, लेकिन इसके रखने से पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ। सेंट्रल मैक्सिमा कहते किसको है? जहां पाथ डिफरेंस ना हो। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा तो नहीं है, तो वहां चलो जहां पाथ डिफरेंस 0 हो। भाई ये तो बढ़ गया, तो ये बढ़ गया ग्लास इस फिल्म की प्रेजेंस की वजह से, तो इसको भी बढ़ाओ थोड़ा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, जिधर अपन ने इस फिल्म रखी है उस तरफ जाएं, यहां गए तो देखिए ये रास्ता इस रास्ते से ज्योमेट्री के हिसाब से इतना बढ़ गया। अब जो ये रास्ता ज्योमेट्री के हिसाब से जितना ये बढ़ा, अगर ये रास्ता ये वाला इस फिल्म की वजह से बढ़ा हुआ है, फिल्म ने इसको कितना बढ़ाया? μ-1 × t, और ज्योमेट्री ने इसको कितना बढ़ाया? डेल्टा एक्स। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा एक्स अगर हमारा μ-1 × t के बराबर है तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों रास्ते ऑप्टिक्स के हिसाब से बराबर हो गए। यानी यहां पर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो डेल्टा एक्स को हम इतना रख दें और ऐसा करके वो लोकेशन ढूंढें तो वो लोकेशन डेफिनेटली हमें वो मिल जाएगी जहां सेंट्रल ब्राइट है। तो हम जानते हैं कि y/d, मान लो हम स्क्रीन पे ये डिस्टेंस हमारी y है, y/d होता है डेल्टा x/d। हमने YDSC में इस बात को समझा है। और डेल्टा x है कितना अभी हमारे पास? सेंट्रल ब्राइट पोजीशन के लिए डेल्टा x का वैल्यू है हमारे पास μ-1 × t। तो ये हमने डेल्टा x के जगह डाल दिया μ-1 × t, और यहां से y हमारे पास आ गया y = μ-1 × t, और ये कैपिटल D आ गया, और d/d को हम β/λ लिख सकते हैं। तो यहां से हमें ये मालूम हो गया कि हमारे को कितनी दूरी पर ये जाएगा। और क्योंकि यहां पर हम देखें y/β ले जाएं, एक नंबर आ जाएगा y/β से, और ये नंबर किसके बराबर आएगा? μ-1 × t/λ के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहां पर अब हमें यहां पर ये जो अपनी सेंट्रल ब्राइट है ये उस जगह गई है जहां हमें क्या मिल रहा था? पहले n नंबर का ब्राइट मिल रहा था। एक्चुअल में हम यूं कहें कि पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो ऊपर शिफ्ट हुआ है। सेंट्रल ब्राइट वाली जगह पर तो nth ब्राइट आ गया है, और सेंट्रल ब्राइट हमारा उस तरफ शिफ्ट हो गया है जहां पहले nth नंबर का ब्राइट मिल रहा था। तो ये पूरा शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हुआ है। कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ है? n। निकालेंगे कैसे n को? इसने कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट किया, इसको डिवाइड कर दो लैम्डा से, तो ये n आ जाएगा। n नंबर से मालूम पड़ जाएगा अब इस सेंट्रल प्लेस पर कौन से नंबर का मैक्सिमा आ रहा है, और या यूं कह दें हमारा पैटर्न कितना शिफ्ट हुआ है? n फ्रिंज शिफ्ट हुआ है। n की वैल्यू कैसे निकालें?
सिंपल सी कैलकुलेशन है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, इसने पाथ इंक्रीज किया, इसको डिवाइड कर दो लैम्डा से ताकि मालूम पड़ जाए कि कितना इसने, ये नंबर आ जाएगा और इतनी फ्रिंजों का शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। देखिए ऐसे ही मान लीजिए हमने दोनों तरफ स्लिट्स रख दी। देखिए जब ये दोनों स्लिट नहीं थी, ये अपनी सेंट्रल पोजीशन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये तब है सेंट्रल मैक्सिमा, यहां हमें मिलेगा जब दोनों के इनिशियल फेजेस सेम हो और ये बिल्कुल मिड पॉइंट हो और ये दोनों स्लिट यहां नहीं हो। अब हमने दोनों के रास्ते में जो है फिल्म रखने का हम सोच रहे हैं, ट्रांसपेरेंट फिल्म रखने का सोच रहे हैं, एक थिन फिल्म रखने का सोच रहे हैं। S1 के सामने भी थिन फिल्म रखने का सोच रहे हैं, S2 के सामने भी थिन फिल्म रखने का सोच रहे हैं। ऊपर वाली जो फिल्म हम रखना चाहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे जो हम फिल्म रखना चाहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ2 है, और थिकनेस ऊपर वाले की T1 है और नीचे की T2 है। जरा इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें कि ऐसे में सेंट्रल ब्राइट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या अपनी जगह पर ही बना रहेगा। कैसे सोचें? देखो अगर हम केवल ये रखते हैं तो पक्का था ये ऊपर जाती, क्योंकि इधर का रास्ता बढ़ता, मैनेज करना होता पाथ डिफरेंस को, तो इसको ऊपर जाना था। केवल हम ये रखते हैं तो इसको नीचे जाना था। चलो हम ऐसा सोचे केवल हम ये रखते हैं, अगर हम केवल ये रखते तो इसके रखने से पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, कितना है T1 हो, कितना गया μ1 T1, इस दूरी ने ऑप्टिकली इतना ये हो गई, कितनी बढ़ गई, कितना रास्ते में चेंज आ गया, μ1 माइनस 1 इंटू T1। अगर केवल ये फ्रिंज रखते, ये स्लिट अपने फिल्म रखते तो कितना ऊपर शिफ्ट होता, तो फिर हम क्या करते, μ माइनस 1 इंटू टी और डिवाइड कर देते लैम्डा से और निकाल लेते n। तो हम कह देते n फ्रिंज ऊपर जो सेंट्रल जो मैक्सिमा है अपना, वो उस जगह चला जाता जहां पहले n नंबर वाला फ्रिंज बन रही थी। ठीक है, उधर शिफ्ट होता। अगर केवल इधर रखते तो क्या होता, ये नीचे जाता, कितनी फ्रिंजों का शिफ्ट होता, कितना बढ़ गया इसके रखने से, μ2 माइनस 1 इंटू T2, क्योंकि ये था T2 हो गया μ2 इंटू T2, इतना ये बढ़ गया। ये कितनी फ्रिंज नीचे लाना चाहता है, कितना शिफ्ट करवाना चाहता है, कितनी फ्रिंजों का शिफ्ट करवाना चाहता है नीचे की तरफ, सीधा है μ2 माइनस 1 इंटू T2 बाई लैम्डा, ये इतना नीचे लाना चाहता है, ये n डैश कह दो। तो ऊपर की फिल्म n फ्रिंज ऊपर ले जाना, शिफ्ट करना चाहती है n फ्रिंजेस, नीचे की फिल्म से नीचे लाना चाहती है। और अगर हम चाहते हैं कि यही बना रहे तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसका n डैश n के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा तब होगा जब μ1 माइनस 1 इंटू T1 इक्वल होगा μ2 माइनस 1 इंटू T2। अगर ये दोनों बराबर है तो हमारा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट ही नहीं होगा और सेंट्रल ब्राइट जहां था वहीं बना रहे। लेकिन अगर ये नंबर ज्यादा हुआ, ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू μ1 माइनस 1 इंटू T1 अगर ज्यादा हुई इस वैल्यू से, तो ये n ज्यादा होगा n डैश से और पैटर्न ऊपर खिसकेगा, और अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो पैटर्न नीचे खिसकेगा। कुल मिलाकर के कितना चेंज आएगा, अगर हम ये सोचें तो आप देखिए, हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे मान लो इसने पाथ डिफरेंस ज्यादा क्रिएट किया, तो हमारी कैलकुलेशन ऐसे चलेगी μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2। ये दोनों में अंतर आ गया, दोनों तरफ रख दिया, और ये बड़ा हमने मान लिया, इसको ज्यादा मान लिया, और डिवाइड कर दो लैम्डा से, ये नंबर आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आया, इसने कितना बढ़ाया, इसने कितना बढ़ाया, कुल मिला के ऊपर वाला कितना ज्यादा रहा,
कितने का उसने पाथ डिफरेंस क्रिएट किया, डिवाइड कर दो लैम्डा से तो n आ जाएगा, तो इतनी फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा हम कहना चाहते हैं। पूरा पैटर्न इतनी फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे का nth ब्राइट सेंट्रल पे आ जाएगा, सेंटर वाला ऊपर उस जगह पे चला जाएगा जहां पहले nth नंबर का ब्राइट हुआ करता था। ये सिचुएशन हम यहां पर फिल्म की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, अभी हमने प्रॉब्लम समझ ही ली है कि दो तरफ हमने थिन फिल्म रखी, ट्रांसपेरेंट फिल्म रखी, तो ये पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। दोनों बराबर है तो सेंट्रल मैक्सिमम अपनी जगह बना रहेगा। ये वैल्यू अगर हमारी बड़ी है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा? मान लो ये वैल्यू बड़ी है तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ ले लिया गया है, और डिफरेंस को डी बाई डी से मल्टीप्लाई करें तो कितनी दूर जो है ये पाथ डिफरेंस आ गया दोनों में जो क्रिएट हुआ, डी बाई डी से मल्टीप्लाई करें तो कितना डिस्टेंस पर ये जो है जाएगा वो भी मालूम पड़ सकता है, और कितनी फ्रिंज दूर जाएगा अगर ये निकालना है तो इस वैल्यू में लैम्डा से डिवाइड कर दें तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी वो हम निकाल सकते हैं। और कुछ हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हम और कंसेप्ट अपने ठीक कर पाए। एक क्वेश्चन यहां पर है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हमने लिया है, लैम्डा 600 नैनोमीटर, YDC का एक्सपेरिमेंट है, और एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी, उसकी थिकनेस हमें दी गई है, म्यू भी दिया गया है। जैसे दो स्लिट्स हैं हमारे पास, यहां सेंट्रल मैक्सिमा भी हमारे पास है, ये रास्ता और ये रास्ता बराबर है। अब देखिए, अगर हमारे पास में शीट की थिकनेस दे रखी है, उसका म्यू दे रखा है, ऐसी शीट हमने यहां रखी, तो जैसे हम ये शीट यहां रखेंगे तो ये रास्ता बढ़ गया, तो ये सेंट्रल ब्राइट जो था अपना, ये ऊपर यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा और नीचे की फ्रिंजें यहां आने लगेंगी। क्वेश्चन ये आ रहा है, कितनी फ्रिंजें शिफ्ट होंगी, कैसे निकालें? तो वो सिंपल सी बात है, कितना इसने पाथ डिफरेंस क्रिएट किया, म्यू 1.6 माइनस 1 इंटू टी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, इतना इसने पाथ डिफरेंस क्रिएट किया। क्या वेवलेंथ है लाइट की? लाइट की वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, या हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास 0.6 इंटू 1.8 और बाई 6 इंटू 10⁻²। तो यहां वैल्यू अगर हम लें, सॉल्व करें, तो यहां से हमें नंबर मिल जाएगा कि कितनी फ्रिंजेस का जो है हमारा शिफ्ट होगा, वैल्यू यहां से निकल सकती है। तो कितनी फ्रिंज शिफ्ट होनी है, कैलकुलेशन है, म्यू -1 इंटू टी डिवाइड बाई लैम्डा, नंबर निकाल लीजिए, नंबर क्लियरली यहां पर हमारे को मिल जाएगा। इतना फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, सेंट्रल ब्राइट उस जगह पहुंच जाएगा जहां पर इस नंबर की हमारी फ्रिंज मिल रही थी, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने दो सोर्स हैं हमारे पास, S1 और S2। ये स्क्रीन का मिड पॉइंट है। नॉर्मली हम क्या सोच लेते हैं कि मिड पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा, पर इस प्रॉब्लम में नहीं बनेगा। रीजन है, ये जो दोनों सोर्सेज हैं S1 और S2, इसके इनिशियल फेजेस सेम नहीं है। अगर इनिशियल फेजेस सेम होते, यहां फेज डिफरेंस नहीं होता और ये रास्ता बराबर होता, तो पाथ डिफरेंस भी नहीं है, तो उस पाथ ने कोई फेज डिफरेंस भी क्रिएट नहीं किया, शुरुआत में भी फेज डिफरेंस नहीं, तो फिर ये ब्राइट बन जाता है। लेकिन हमारी इस प्रॉब्लम में इन दोनों में फेज डिफरेंस है। कितने डिग्री का है? π/3 का, π/3 रेडियन का इसमें फेज डिफरेंस है। तो ये तो फिर वहां ओ पर मिलेगा π/3 का फेज डिफरेंस। अब जहां π/3 का फेज डिफरेंस हो, वहां पर क्या इंटेंसिटी होती है? वो वेरी सिंपल, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है,
4I0 इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पर यहां मैक्सिमम नहीं मिलने वाली है। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या डाली जाए, फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या डाली जाए, π/3। तो यहाँ डेल्टा फाई की वैल्यू डाल दीजिए π/3, तो यह 4I0 cos स्क्वायर π/6, π/6 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, √3/2 स्क्वायर कर लो, 3/4, 3/4 के हिसाब से इंटेंसिटी आ जाएगी 3I0। तो हम ये बता सकते हैं कि इंटेंसिटी यहाँ 3I0 मिलेगी। अब हम ये सोच रहे हैं कि सेंट्रल ब्राइट कहां बनेगा। अरे भाई सेंट्रल ब्राइट वहां बनेगा जहां पे फेज डिफरेंस 0 हो। इसका फेज तो आगे है ना, तो उससे तो आगे है ना, और सेम फेज में मिलना है, तो फेज डिफरेंस को मैनेज करना है, तो रास्ता बड़ा करके, पाथ बड़ा करके फेज को पीछे किया जा सकता है। ज्यादा टाइम लगाओ इसको, तो इस पाथ को थोड़ा बड़ा करो इसके कंपैरिजन में, और पाथ डिफरेंस क्रिएट करो। कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट करें, ऐसा पाथ डिफरेंस क्रिएट करो जो फेज डिफरेंस कितना दे दे, π/3। तो पाथ डिफरेंस हमें क्रिएट करना होगा, फेज डिफरेंस हमें चाहिए π/3 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहां से हमारे पास में आ गया पाथ डिफरेंस जो हमें क्रिएट करना होगा वो हुआ λ/6। इस रास्ते को λ/6 बड़ा रखना है। इसको स्क्रीन पे कितना दूर जाना पड़ेगा, y कैलकुलेट कर सकते हैं। हां, हम जानते हैं y/d इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल d। पाथ डिफरेंस कितना, λ/6, तो y आ जाएगा हमारे पास λ D 6 स्मॉल d या β/6। β/6 दूरी पर सेंटर से हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, ये हम इसको कह सकते हैं। यहां पर जो है ये दो सोर्सेस है, S1 और S2। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये दो सोर्स लेते हैं और ये हमारी स्क्रीन है। सोर्स स्लिट बिल्कुल यहां मिड में रखते हैं ताकि ये पाथ और ये पाथ इक्वल रहे। ये मिड पॉइंट रहता है, ये पाथ और ये पाथ भी इक्वल है। यहां से ये रास्ता, यहां से ये रास्ता इक्वल हो रहे हैं दोनों रास्ते, तो वहां पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा ऊपर, और हमें सेंट्रल ब्राइट बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिल जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या किया गया है कि सोर्स स्लिट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लिया है। अब जब अपन ने सोर्स स्लिट ऊपर शिफ्ट कर ली है तो ये स्लिट इधर S1 से थोड़ी कम डिस्टेंस पर होगी और इस S2 से ये डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहां पर इन दोनों के अंदर एक फेज का डिफरेंस होगा। कोई सिंपल सोचे भाई कौन लीड करेगा कौन लेग करेगा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है तो ये फेज में लेग कर जाएगा और इन दोनों में फेज डिफरेंस होगा। अब ये लेग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, हमें सेंट्रल ब्राइट ढूंढना है। तो सेंट्रल ब्राइट तो वहां होता है ना जहां फेज डिफरेंस 0 हो। और ये तो आगे है ना फेज में, ये तो पीछे है, ज्यादा चली है लाइट, पीछे रह जाता है फेज टाइम के हिसाब से। तो इसको ज्यादा चलाओ और इसको कम चलाओ ताकि जो भी इसकी लीड है वो खत्म हो जाए। कुल मिलाकर के ये पाथ इस पाथ के सम, इधर x1 और x1 डैश और x1 का सम x2 डैश और x2 के सम के बराबर अगर हो जाए तो हम सिमेट्री से समझ सकते हैं कि अगर ये सोर्स स्लिट इधर अल्फा एंगल ऊपर गई है तो सेंट्रल ब्राइट भी उतने ही एंगल नीचे शिफ्ट होगा, और अगर हमारी सोर्स स्लिट ऊपर ले जाएंगे तो सेंट्रल ब्राइट नीचे जाएगा, सोर्स स्लिट नीचे चली गई तो सेंट्रल ब्राइट ऊपर चला जाएगा। और इस तरह से सेंट्रल ब्राइट की हमारी शिफ्टिंग होती है। और इन दोनों में पाथ डिफरेंस अगर हमें मालूम हो जाए, ये बता दिया जाए कि इन दोनों में कितना अंतर है, तो यहाँ का फेज डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा और अकॉर्डिंगली हम सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। यहां पर शेप ऑफ द फ्रिंज की बात करें, दो सोर्सेज हैं, सामने स्क्रीन है,
यहां ब्राइट डार्क मिलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार बताओ nth ब्राइट कहां बनेगा, तो आप तुरंत कहेंगे उस पॉइंट पे बनेगा जहां पर S2P और S1P में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा। यानी हमें एक ऐसे उन पॉइंट्स को ढूंढना है जहां पर इन दोनों रास्तों का डिफरेंस कांस्टेंट हो, n लैम्डा हो, न कम हो न ज्यादा हो। जब हम दो पॉइंट से S1 और S2 से चलना है, यहां इन दोनों के डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है। अब डिफरेंस कांस्टेंट रखते हुए अगर कोई कर्व बनाया जाता है, देखो दो पॉइंट से सम कांस्टेंट रखते हुए अगर कोई कर्व बनाते हैं तो एलिप्स बनता है। और डिफरेंस कांस्टेंट रख करके अगर हम कोई कर्व बनाते हैं तो हाइपरबोला बनता है। और इसीलिए ये जो पॉइंट P का अगर हम लोकस ट्रेस करेंगे स्क्रीन पर तो हमें हाइपरबोला मिलेगा। तो सामने स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बनती हैं वो हाइपरबोलिक बनती है। देखिए यहां पर भी मैंने दो सोर्स लिए हैं, S1 और S2। यहां मैंने स्क्रीन इधर नहीं लेके स्क्रीन इधर रखा है। ये S1 है, ये दूसरा सोर्स यहां S2 है, और स्क्रीन मैंने इधर रखा है। अब मान लो यहां से जो लाइट आई और यहां से जो लाइट आई, इन दोनों में पाथ का डिफरेंस, ये पाथ का डिफरेंस मान लो अगर लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है तो ये जगह ब्राइट बनेगी। पर ये बात कहने से पहले मैं ये कह दूं, ये बात तब कह रहा हूं जब इन दोनों के इनिशियल फेजेज सेम है। फिर इससे यहां लाइट पहुंची, इससे यहां लाइट पहुंची, परपेंडिकुलर डाला, ये पाथ डिफरेंस आया लैम्डा, तो यहां पर ब्राइट आएगा। 2 लैम्डा होगा तो भी यहां ब्राइट होगा। ये लैम्डा बाई 2 होता तो ये पॉइंट डार्क बनता। अब क्योंकि ये दो सोर्स हैं और हम ये हमारा ये लाइन नहीं है, एक्चुअली में प्लेन है, ये प्लेन है ऐसे। अब इसको ध्यान में रख के अगर हम इस प्लेन पर मैं एक ऐसे रिंग बना दूं और इस रिंग पे मैं कोई भी पॉइंट लूं तो उस पर S1 से और S2 से जो लाइट जाएगी उसमें पाथ डिफरेंस लैम्डा ही मिलेगा। तो अगर ये यहां लैम्डा है तो यहां भी लैम्डा होगा। इस पॉइंट को आप यहां से जोड़ दें, यहां से जोड़ दें इन दोनों पॉइंट्स को, तो जो हमारे जो जैसे ऐसे समझे अपन ये दो पॉइंट हैं और ये दोनों पॉइंट, और इसको इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को फिक्स रखते हुए, इनके डिफरेंस को फिक्स रखते हुए अगर मैं इस प्लेन में मूव करूं तो यहां एक सर्कल बनेगा। यानी हमने अगर स्क्रीन यहां रखा तो हमारी जो फ्रिंजेस बनेंगी वो सर्कुलर बनेंगी, अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बनेगी। और जहां तक उसका सेंटर की बात है, इसका ये जो सेंटर होता है वो ये पाथ डिफरेंस कितना है उससे डिसाइड होगा। इनिशियली तो हमने दोनों के फेजेस सेम ले ही रखे हैं। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो ये ब्राइट बनेगा। ये यहां से यहां तक की दूरी 2 लैम्डा है तो भी ये ब्राइट बनेगा। लेकिन अगर ये लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 है तो ये सेंटर इसका डार्क बनेगा। और ये जो इंटरफेरेंस की न्यूटन्स रिंग का एक एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, और उसमें जो रिंग्स बनती है वो इसी तरह से बनती है, और उसका जो सेंटर है वो ब्राइट डार्क कैसे डिसाइड होना है वो इस कंसेप्ट से अपन समझ सकते हैं। अब इसमें जो है जैसे इसको एक न्यूमेरिकल से अपन और देखें कि यहां पर जो पहले व्हाट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ब्राइट रिंग, इंटेंसिटी एट द सेंटर, ब्राइट है या डार्क है। देखिए यहां ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2 और स्क्रीन यहां लिया है, तो नेचुरली अभी जैसे हम डिस्कस करके आए हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर जो हमारी फ्रिंजेस बनेंगी सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी। ये डिस्टेंस कितनी है 2 लैम्डा। इसका मतलब और इनिशियल फेजेस इसके कैसे हैं सेम। तो यहां से जो लाइट पहुंचेगी और यहां से जो लाइट पहुंचेगी उन दोनों में पाथ का डिफरेंस हुआ 2 लैम्डा। 2 लैम्डा पे तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आएगा, तो यहां सेंटर इसका ब्राइट बनेगा। अब अगर हम ये कहें व्हाट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ब्राइट रिंग, अब देखिए इसका मतलब यहां से इस जगह पर तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस, यहां पर इन दोनों से यहां से और यहां से जो लाइट आई उन दोनों में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है। हमारे डिस्कशन हुआ है, बीच में बात हुई है हमारी कि दो सोर्सेस के बीच में जितनी दूरी होती है पाथ डिफरेंस उससे ज्यादा कभी नहीं होता, कम तो हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा इधर रहें तो यहां पर इनमें पाथ डिफरेंस ये वाला, ये पाथ डिफरेंस
अगर ये लेमडा है, अगर ये लेमडा है यहां से और यहां पे ये परपेंडिकुलर डाला, ये यहां से यहां तक का एक पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये वैल्यू लेमडा है तो ये हमारा फर्स्ट ब्राइट बन जाएगा। अगर ये वैल्यू लेमडा बाई 2 होती तो यहां मुझे डार्क मिलता। और थोड़ा मैं दूर जाऊंगा तो यहां कहीं पर अगर सोचूंगा तो पाथ डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगा। अगर लेमडा बाई 2 हो जाएगा तो यहां डार्क मिलेगा। तो ब्राइट और डार्क इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों सोर्सेज से जो हमारी लाइट वहां पहुंच रही है, वो हमारे दोनों सोर्सेज से लाइट में जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा है या लेमडा बाई 2 है या 3 लेमडा बाई 2 है या 2 लेमडा है। उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं वहाँ ब्राइट बनने वाला है या डार्क बनने वाला है। तो अगर मुझे फर्स्ट ब्राइट रिंग चाहिए तो यहाँ पर इसका मतलब ये लाइट और इस लाइट में ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है, ये लेमडा अगर है तो ये फर्स्ट हमारी जो है रिंग बनेगी। ये यहाँ पर ये वाली रिंग नहीं आने वाली है क्योंकि ये फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट यहाँ अपने को मिलेगी क्योंकि पाथ डिफरेंस लेमडा और यहाँ लेमडा ब्राइट और यहाँ 2 लेमडा, इसके बीच में ये ब्राइट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा देखें, टेक्निकली थोड़ा सा डायग्राम में कमी है पर हम इस बात को डिस्कशन से समझ सकते हैं। और ये अगर हम कहें तो ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। साइन कॉस थीटा को अपन देख सकते हैं। तो कॉस थीटा हमारा जो रहेगा, कॉस थीटा हमारे पास आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना लें, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूस लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है भाई, थीटा कितना होता है 60 डिग्री पर, तब हमारा ये वैल्यू 1/2। इसका मतलब जब ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री का है। अब ये डिस्टेंस को अगर मैं d मानूं और ये एंगल 60 डिग्री मानूं और ये मैं रेडियस के बारे में सोचूं तो r by d ये हो गया अपना tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री कितना होता है भाई √3, यानी r हो गया d √3। यानी ये जो रिंग मिलेगी हमें यहां पर, वो रिंग की जो रेडियस होगी वो होगी d √3। और ऐसे अगर हम ये 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा लेते तो कुछ हमें और भी ज़्यादा रिंग्स मिल सकती थी। रिंग ब्राइट भी बनेगी, डार्क भी बनेगी। इस तरह की यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हमें मिलती हैं। सेंटर ब्राइट होगा या डार्क होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज S1 एंड S2। और ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज देयर इनिशियल फेज डिफरेंस। नॉर्मली दे से अस द डिफरेंस इज 0। अब इसमें हमारे पास में एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। इसमें ये 2 सोर्सेज हैं S1 और S2 और इनमें सेपरेशन है 3 लैम्डा का। हमारी डिस्टेंस है 3.5 लैम्डा के बराबर। 3.5 लैम्डा इनमें सेपरेशन है। 3.5 लैम्डा जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसके बराबर का इसमें सेपरेशन है। अब हम ये कहें कि हाउ मेनी फ्रिंजेस वी विल गेट एट द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हमें कितनी जो है फ्रिंजेस मिलेंगी। तो देखो यहां ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यहां पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहां तो सेंट्रल ब्राइट बन ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर हम थोड़ा ऊपर जाएं, ये और ये इनमें डिफरेंस, यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा का हो गया, फर्स्ट बन गया। थोड़ा और हम एंगुलर पोजीशन पे जाएंगे, जैसे जैसे हम तिरछे होते जाएंगे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यहां 2 लैम्डा हो गया, थोड़ा और आगे जाएंगे 3 लैम्डा हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है 3.5 लैम्डा। मैंने कहा भी था दोनों सोर्सेस के बीच में जितनी दूरी होती है उससे ज्यादा पाथ डिफरेंस तो भाई नहीं मिल सकता। तो हमें लैम्डा पाथ डिफरेंस वाली पॉइंट मिल सकती है, 2 लैम्डा वाली मिल सकती है, 3 लैम्डा वाली मिल सकती है। तो 3 मैक्सिमा, एक 3 लैम्डा पे भी मिलेगा, 3 मैक्सिमा इधर आएंगे, ऐसे 3 मैक्सिमा इधर आएंगे और सेंट्रल को भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो कुल मिला के सामने वाली जो स्क्रीन पर जो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं उसमें हमें 7 ब्राइट पोजीशंस मिल पाएंगी। तो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था।